हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 24 फरवरी को 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। मेरे प्यार बच्चों, इस पेपर को हर कोई आप लोगों को यूट्यूब पे बता रहा होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई आपको बताने वाला नहीं है। कोड याद कर लो, 801 डीए कोड है। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, एक नंबर का छोड़ने वाला नहीं हूँ। और 70 में 70 आज ही आप लोग मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल पक्का कर लो। एग्जाम के अगर एक दिन पहले भी देख रहे हो तो पूरा का पूरा इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि ये पेपर आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। एडमिट कार्ड लेकर जाना, सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो समय दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को हल करना होगा। गारंटी है मेरे प्यारों, कि इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो, तो 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा पेपर करके चले आओगे। नीचे जब हम लोग मेरे प्यारों बढ़ेंगे, यहाँ पे तो निर्देश दिया गया है। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे पहला निर्देश बोल रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, और 3 घंटे में इस पेपर को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि 15 मिनट तो पेपर पढ़ने में लग जाएगा और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। इसके बाद बोला है दूसरा निर्देश कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में और दूसरा खंड ब में, 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे निर्देश को लेकर, तो प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। नीले पेन से रंगिए या काले पेन से रंगिए, पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए, डॉट वाली पेन आपको ले जाना है। इसके बाद देखिए अगला निर्देश क्या है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें बोला है कि एक प्रश्न जो है ना 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखिए क्या है निर्देश। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक 5 मिनट लगेगा आपको। 5 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। बाकी पूरा का पूरा समय आप खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद देखिए लास्ट निर्देश क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा हर एक प्रश्न के आगे। तो ये निर्देश था। निर्देश पढ़ के मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। पेपर आप लोगों का स्टार्ट इधर से हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस पेपर को। देखिए मेरे प्यार, जो पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहाँ से है। देखिए सबसे पहले आया है खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। जल्दी से पूरा का पूरा उत्तर बताता हूँ, याद कर लो, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, किस युग के लेखक हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो किस युग के लेखक हैं, तो सबको मालूम है मेरे प्यारों, चूंकि शुक्ल युग के लेखक हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो पहले का ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि गबन की विधा है। मतलब गबन किस विधा की, यह जो है नाटक विधा है, कि एकांकी विधा है, कि उपन्यास है, कि कहानी है। ठीक है, तो कहानी की जो गबन है कौन सी विधा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारों। तो गबन जो आप लोगों का उपन्यास विधा है। क्या है? उपन्यास विधा है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पूरे 20 में 20 नंबर लेके आना है आप लोगों को। अगर हम तीसरे प्रश्न को लेकर चले, तो बोला है कि कंकाल के लेखक हैं। देखिए ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो कंकाल के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? सबको मालूम है कंकाल के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी कंकाल के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या है कि कलम का सिपाही कृति है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि कलम के जो सिपाही है वो कौन सी कृति है, मतलब कृति किनकी है। ठीक है, कलम की सिपाही कृति किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? यह है अमृत राय जी की। अमृत राय मतलब डी वाला ऑप्शन। अमृत राय जी की कृति है कलम की सिपाही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो शुक्ल युग की समय अवधि मेरे प्यार कितनी मानी जाती है?
तो सन 1919 से लेकर 1938 तक, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है, बोला है कि साकेत रचना है, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो है मेरे प्यारों, जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। देख लीजिए 7वां प्रश्न क्या है कि महादेवी वर्मा कावित्री है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, मतलब किस युग की कावित्री हैं महादेवी वर्मा जी? तो यह जो है छायावाद युग की कावित्री है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद युग की। तो 7 क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ। चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारों, जो 8वां प्रश्न क्या है, 8वां है कि गंगा लहरी रचना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो गंगा लहरी इन चारों ऑप्शन में से किसकी रचना है? तो वह है पद्माकर जी की। किनकी है? पद्माकर जी की। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 को लेकर, तो बोला है कि आधुनिक काल की समय सीमा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो आधुनिक काल की समय अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न दे दिया है। तो मेरे प्यार, जो आधुनिक काल की अगर हम बात करें, तो सन 1843 ईस्वी से लेके अब तक, सन 1843 ईस्वी से लेके अब तक जितनी काल अवधि मानी जाती है, सब आधुनिक काल अवधि के अंतर्गत आता है। इस समय 2024 तक भी बता रहा हूं आपको। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब तो 2025 भी स्टार्ट हो गया है, तो ये जितनी भी समय अवधियां चल रही हैं, ये सब जो है आधुनिक काल की समय अवधि के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न, मतलब 4 रचना दिया है, इन चारों रचना में से बताना कि महादेवी वर्मा की रचना कौन नहीं है। तो वह है आपकी युगांत। ठीक है, बाकी निहार, सांध्य गीत, दीप शिखा, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यार, क्या होता है? तो सबको मालूम है हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12वां क्या है, कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार, मतलब किस अलंकार का उदाहरण है, या इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में, तो इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13वां देखेंगे। क्या है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 चरण होते हैं। 4 मतलब पहला वाला ऑप्शन, 4 चरण होते हैं सोरठा छंद में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, कह रहा है उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, उप प्लस देश के रूप में टूटेगा। और उपसर्ग क्या होता है, जब आगे जो जुड़ता है शब्द, आगे क्या जुड़ा है, उप जुड़ा है, तो उप जो है आपका क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15वां, कह रहा है प्रत्येक के भेद हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 15वां भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16वें की तरफ। देखिए मेरे प्यार, जो प्रश्न नंबर 16वां क्या है कि हानि लाभ में समास है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो देखो हानि और लाभ, यह जो है जब योजक चिन्ह आ जाए, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह, और इसका मतलब होता है और। अगर मैं इसका तोड़ूं पूरा तो ये हो जाएगा आपका हानि और लाभ। ठीक है, तो जब योजक चिन्ह आ जाए तो आंख बंद करके आपको द्वंद्व समास पे क्लिक करना है। किस पे? द्वंद्व समास पे। पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां कि मछली का पर्यायवाची है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मछली का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारों? तो मीन होता है। ठीक है, क्या मीन? बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 को लेकर, करा अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। ठीक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। था अरे वाह के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, इन बताना कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है अरे वाह। तो आपको जानना चाहिए कि अरे वाह जो मेरे प्यारे बच्चों, वो विसंवादी बोधक अव्यय है। कौन है? विसंवादी बोधक अव्यय। जहां पे ये वाला चिन्ह लग जाए, ये वाला, तो आप समझ जाइए कि विसंवादी बोधक जो है वाक्य है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है 19वां प्रश्न। देखिए क्या है, 19वां है परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया। 1 नंबर के लिए प्रश्न है और नीचे बोला है कि वाक्य के लिए कृतवाच्य का रूप होगा। तो अगर हम कृतवाच्य का रूप अगर हम देखें कि परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया है,
तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये हो जाएगा कृतवाची वाक्य इसका। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें 20वें प्रश्न को लेकर, तो युष्माभि रूप है युष्मत शब्द का। तो युष्मत शब्द का मतलब कौन सा विभक्ति और वचन होगा युष्मादि रूप। ठीक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, युष्मत शब्द का अगर आप तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप देखोगे तो युष्माभि होगा। तो बी वाला मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20वें का। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके एग्जाम में। क्लियर है? चलिए, तो खंड अ यहाँ पे समाप्त हो गया। खंड ब इधर स्टार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए खंड ब यहाँ से स्टार्ट है, और खंड ब में है सब वर्णनात्मक प्रश्न। 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे आपके खंड ब में। अब प्रश्न नंबर 21वां से स्टार्ट है, 20वें के बाद क्या आएगा 21वां प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश, और गद्यांश देखिए कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 6 नंबर के लिए। 6 नंबर इसलिए होता है क्योंकि 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिया जाता है। और गद्यांश देखिए 2 दिया हुआ है, एक क वाला दिया है और क के अथवा देखिए यहाँ पे ख वाला दिया है कि अगर क नहीं कर पाओगे तो ख वाला आप कर सकते हो, अथवा वाला। तो मैं दोनों को बताऊंगा, आप जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। सबसे पहले हम लोग क वाला देखेंगे। क वाला क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। यह है गद्यांश। और इसके नीचे 3 प्रश्न देखिए। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो एक एक प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। देखिए मैं लिखा भी हूँ यहाँ पे कि क्लास 10 हिंदी पेपर सोल्यूशन 801 डीए। देखिए 21वें, देखिए 21वां प्रश्न है, और 21वें का क और 21वें का क का पहला वाला प्रश्न है, उसका उत्तर लिखिए। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है यह गद्यांश, और इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या। बोला है ना कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा, 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो व्याख्या नोट कीजिए। लिखेंगे देखिए दूसरे का उत्तर लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों कि संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादिष्ट जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं प्रवाहित इन नदियों में अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथा भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एक ऐसा तत्व है जो आज मिटाया नहीं जा सका है। उसका क्या है? व्याख्या, रेखांकित अंश का व्याख्या है। 2 नंबर आपको एग्जाम में देगा, इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न को लेकर, तो बोला कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो देखिए ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व आज भी कायम क्यों है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखिए तीसरे का उत्तर है ना कि हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए है, मतलब कि जल के कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। ठीक है, आपको मालूम है जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन जो है वह संभव नहीं है। तो देखिए 3 प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया, 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। अगर क वाला करना चाहते हो तो अच्छी बात है, क वाला नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया हुआ है आपका, देखिए ख वाला। तो क कीजिए या ख कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलिए ख वाला बताता हूँ। देखिए ख वाला क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, और निर्बल बलि का, और धीर जो है उत्साही का। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है, यह भी 6 नंबर देगा आपका। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। तो चलिए पहले हम लोग इसका देखते हैं संदर्भ। तो देखिए मैं लिखा भी हूं यहाँ पे अथवा वाला, और अथवा करके देखिए ख वाला और ख का पहला उत्तर कैसे लिखोगे संदर्भ।
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब ये जो गद्यांश है वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसके अगर लेखक की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके क्या है, लेखक हैं। ये आपको संदर्भ में लिखना है, 2 नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर होगा, संदर्भ में इतना ही लिखना है। आगे अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर के लिए ये भी प्रश्न है, जहां तक अंडरलाइन किया गया कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है। चलिए मैं देखते हैं व्याख्या इसका। तो देखिए व्याख्या में हम लोग लिखेंगे इसका दूसरे का उत्तर यहाँ पे कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परम मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। मतलब उनका कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि समान जो आप में रुचि रहेगा उन्हीं में मित्रता हो सकती है, अलग अलग रुचियों में रखने वालों में भी मित्रता हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। विपरीत विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो गुण हम में नहीं रहेगा किसी दूसरे में देखेंगे तो उसे मित्रता हम लोग रखेंगे। चलिए यहाँ उसका क्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक प्रश्न और नीचे दिया गया है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है। 2 नंबर इस पे भी एग्जामिनर आपको देगा, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। एक भी मैं प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये तीसरे का उत्तर लिखेंगे। लिखेंगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के विपरीत गुणों की तरह लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे निर्बल जो व्यक्ति होता है वो बलवान की तरफ आकर्षित होता है, और दुखी व्यक्ति जो होता है वो प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, और अज्ञानी व्यक्ति जो होता है ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास क्या है वो प्रसिद्ध है इतिहास में। तो यह जो है मेरे प्यारों आपको मालूम चल गया होगा कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो तीनों का उत्तर मैंने बता दिया। और देखिए क और ख दोनों बताया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क वाला आसान आपको लगा है कि अथवा करके ख वाला आसान लगा है। दोनों में से जो भी आसान लगा होगा वही एग्जाम में करके आइएगा। दोनों में से कोई करोगे 6 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 21 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न नंबर 22वां है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अभी हमने प्रश्न नंबर 21वां गद्यांश किया, प्रश्न नंबर 22वां पद्यांश आ गया, और पद्यांश भी 6 नंबर के लिए पूछा गया है। इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर एग्जामिनर देगा आपको। इसमें भी देखिए क वाला है, और क वाला एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दिया हुआ ख वाला, तो क कीजिए या ख कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना होगा आपको। मैं दोनों का आंसर बताऊंगा आपको। देखिए क वाला क्या है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई सौदे, भुजती साच नहासी। कौ है जननी कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपने जोरे करेगो वासी, सुनत मौन है रघु बावरो सुर सबेमती नासी। यह है मेरे प्यारों जो पद्यांश, और इसके नीचे 3 प्रश्न दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब संदर्भ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको कितना नंबर देगा, 2 नंबर। तो चलिए संदर्भ देखते हैं इसका। तो 22वें का क है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोट कीजिए 22वें का क, और क का पहला वाला उत्तर नोट कीजिए कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कृष्ण सही शाखा के उच्च कोटि से कवि और समाज सुधारक सूरदास जी है। इतना नहीं लिखोगे, सिर्फ रचयिता सूरदास जी लिख दोगे तभी चलेगा। आप ऐसे लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। सिंपल, ऐसे भी जवाब आप दे सकते हो। तो इतना हो गया संदर्भ में, 2 नंबर यहाँ से क्लियर हुआ आपका। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न इसका है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें 2 नंबर मिलेगा, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। इसका में जो 3 लाइन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इसका में व्याख्या करना होगा, 2 नंबर तभी मिलेगा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। 22वें का दूसरे का उत्तर, ठीक है, नोट कीजिए 22वें का दूसरा यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या ये जो होगी आपकी क्या होगी, मेन हेडिंग होगी। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर लिखिएगा कौन उनकी माता और कौन उनके पिता,
कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी है, उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। ये जो है उनकी रेखांकित अंश की व्याख्या है। बस इतना ही आपको नोट करना है, 3 लाइन, और एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे देगा। इसके बाद एक प्रश्न और नीचे बचा हुआ है कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो मधुकर शब्द का जो अर्थ है वो है आपका भौरा। क्या है? भौरा। इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बता दिया आप लोगों का 22वें का क। तो 22वें का क कर लीजिएगा। अगर कठिन लग रहा है, नहीं याद हो पाएगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22वें का ख वाला भी बता देता हूं मैं। देखिए 22वें का ख क्या है। 22वें का ख है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का, साची है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रणगर्जन। ठीक है, तो यह है आपका पद्यांश। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न में दिखाता हूं आपको, इस साइड दिया गया है 3 प्रश्न। देखिए पहला क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ देखते हैं। तो देखिए मैं लिखा भी हूं अथवा करके, यहाँ पे ख वाला, ख का पहला संदर्भ नोट कीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। और इसके रचयिता कौन है? श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और यह कविता उनके काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस चैप्टर से लिया गया है? स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, और राम नरेश त्रिपाठी जी इसके रचयिता हैं। और यह कविता जो है उनके काव्य संग्रह किस से? स्वप्न से लिया गया है। इतना ही लिखना है, एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे देगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को, तो रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर एग्जामिनर इस पे देगा। कहां तक? जहां तक अंडरलाइन किया गया था। तो 2 ही लाइन के नीचे अंडरलाइन किया गया है कि अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रणगर्जन। इसका हमें व्याख्या बताना है। तो चलिए इसका व्याख्या नोट कीजिए। देखिए दूसरे का तो व्याख्या लिखेंगे कि अगणित बार नभ जो है हमारे पूर्वजों के विषय में घोषों और युद्ध गर्जनों को सुन चुका है। अर्थात हमारे पवित्र चरित्र, पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, शुद्ध युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। यह है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2 प्रश्न तो यहाँ पे क्लियर हो गया। एक प्रश्न और होगा कि उपयुक्त पद्यांश में कवि किसकी महिमा का वर्णन किया है। 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर तीसरे वाले का। तो तीसरे वाला का आंसर है कि इन पंक्तियों में भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया गया है जिनके यश के साक्ष्य आज भी जो है उपलब्ध है। इतना ही लिखना है। क्लियर हो गया। तो 22वें का क और ख दोनों बता दिया। अब जो आपको आसान लगा होगा उसको याद करके जाइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 23वें का है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया है, और संस्कृत का गद्यांश कितने नंबर के लिए है? 5 नंबर के लिए है। 2 नंबर इसके संदर्भ है, 3 नंबर इसके अनुवाद पे मिलेगा। इसमें भी 2 है, एक क वाला है। क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दिया गया है यहाँ पे ख वाला। तो क कीजिए या ख कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। सबसे पहले हम लोग क वाला देखेंगे। ये जो देख रहे हो ना, जहां तक घेरा बनाया हूं, इसी का ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला जो है, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो पहले इसका संदर्भ देखेंगे, फिर इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यह है 23वें का क। तो चलिए 23वें का क देखते हैं। देखिए 23वें का क, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है हिंदी के। बस इतना ही आपको संदर्भ में लिखना है। इसके बाद इसका हमें करना है हिंदी में अनुवाद। मतलब जितना बड़ा ये दिया है पूरा का पूरा, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, तब जाके 3 नंबर एग्जामिनर देगा। तो देखिए अनुवाद इसका लिखे, हिंदी में अनुवाद। यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, और हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे हिंदी अनुवाद। ये हेडिंग हो गया। लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो प्रकाश है सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में क्या किया? करवाया। बस इतना ही लिखना है। 3 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर इस पे। 5 नंबर क्लियर हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके खौला दिया है यहाँ तक। ये है आपका ख वाला। तो इसको मैं भी बता देता हूँ, इसका भी मैं संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। ये भी 5 नंबर का है, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो देखिए यहाँ मैं लिखा भी हूँ अथवा करके, अथवा, और यहाँ पे आपका ख है। सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यह है आपका संदर्भ। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में हम लोग इसका देखेंगे, जितना बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा संस्कृत का गद्यांश, इसका पूरा हम अनुवाद देखने वाले हैं। तो अनुवाद यहाँ पे नोट कीजिए, क्योंकि 3 नंबर इसमें मिलेगा अनुवाद पे। तो अनुवाद हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि हमारी संस्कृति जो है सदैव गतिशील रहती है, यह नए विचारों को अपनाता है और मानव जीवन को सुधारने के लिए नियत समय में नई शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं, और जो उचित और कल्याणकारी है उसे यहाँ संघर्ष लिया जाता है। इस गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की स्थापना, सभी प्राणियों के साथ समानता, विचार में उदारता और आचरण में दृढ़ता। यह उसका मेरे प्यार जो हिंदी में अनुवाद। क्लियर है? प्रश्न नंबर 23वां पूरा का पूरा बता दिया, क और ख दोनों बता दिया। जो आसान लगेगा उसको याद करके आप एग्जाम में जाइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी ये क्या ऊपर था संस्कृत का गद्यांश, ये संस्कृत का पद्यांश आ गया। ये भी 5 नंबर के लिए, 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे। इसमें भी देखिए एक क वाला दिया है और एक अथवा करके आपको ख वाला दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क देखेंगे, क का हम लोग देखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 24 का क है, तो चलिए 24 का क हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 का क सबसे पहले क्या है, संदर्भ है। संदर्भ नोट कीजिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूजते पाठ से अवतरित है। मतलब वीर वीरेन पूजते चैप्टर से लिया गया है यह। इसका अगर हम अनुवाद देखें तो अनुवाद होगा कि यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, तथा उनकी संतानों को हम लोग क्या करते हैं, भारतीय कहते हैं। बस यही उसका हिंदी अनुवाद है। क्लियर हो गया? चलिए, तो मैं क वाला बता दिया। क वाला नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ख वाला कर दीजिए। ख वाला का भी मैं बता देता हूं। तो 24 का ख का उत्तर देखिए, 24 का अथवा ख। तो देखिए मैं लिखा भी हूं अथवा का यहाँ पे ख। ख का सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या रहेगी, संदर्भ रहेगा। और संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। इसका अगर हम अनुवाद की अगर हम बात करें तो अनुवाद नोट कीजिए। अनुवाद होगा कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान धनवान हो जाता है, और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को क्या त्यागना चाहिए। ये उसका अनुवाद है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 24 भी क और ख दोनों मैंने बताया है डिटेल में। आपको जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा, 5 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य है। खंड काव्य देखिए 3 नंबर के लिए दिया गया है। और खंड काव्य मेरे प्यार जो जिला वाइज जाता है, जो आपके जिला में पूछा जाता है वही खंड काव्य आपको करना होगा। कोई दूसरा कर दोगे 1 नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा। तो आप आगे से ही देख लीजिएगा अपने बुक में, अपने क्वेश्चंस बैंक में कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। वैसे खंड काव्य तो बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे मुक्ति दूत, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में मुक्ति दूत पूछा जाता है। फिर ज्योति जवाहर दिया है, मेवाड़ मुकुट दिया है, इसके नीचे अग्र पूजा दिया है, जय सुभाष दिया हुआ है, मातृभूमि दिया हुआ है, इसके नीचे कर्ण दिया गया है, इसके बाद करमवीर दिया गया है, इसके नीचे तुमुल दिया गया है। तो इतने सारे थे, आप देख लीजिएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है वही आप कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए जीवन परिचय आता है, 3 नंबर तो जीवन परिचय पे, 2 नंबर इसके रचना पे मिलता है। और आपके पास ऑप्शन 3 है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, इसके बाद तीसरा है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो मैं आपको राजेंद्र प्रसाद जी का बता देता हूँ, तीसरे वालों का। ठीक है, तो चलिए इनका नोट कीजिए। तो देखिए जीवन परिचय आप लिखिए, 26 का तीसरा हम कर रहे हैं जीवन परिचय। लिखेंगे कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है, एमए, फिर एलएलबी, मतलब एमए और एलएलबी
की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा समन और मेधावी रहे और परीक्षा में प्रथम अति थे, मतलब प्रथम स्थान हमेशा पाते रहते थे। मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुछ दिन अध्यापक का कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता में वकील रहे। इनका लगाव जो है छात्र जीवन में राष्ट्र की ओर था। सन 1800 अरे सॉरी 18 कह रहा हूँ 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शी और सिद्धांतों के प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में वो जो है कूद पड़े। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। इसके बाद लिखेंगे इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद पर यह कई सालों तक सुशोभित रहे। भारत सरकार ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्रीय निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को यह स्वर्गवासी हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी कृतियों या रचनाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी? चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और साहित्य आदि। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे, जो डिटेल में मैंने बता दिया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो 26 का क हो गया। अब इसका ख देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये कवि का जीवन परिचय आ गया और कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर के लिए दिया गया। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर इसके रचनाएं पे। और आपके पास ऑप्शन 3 है, तुलसीदास जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और बिहारी जी हैं। अब इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, तो मैं बिहारी जी का बता देता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए नोट कीजिए, देखिए ख वाला का तीसरा लिखेंगे कि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था श्री केशव राय था। यह मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे और इनको अपने जीवन के जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के यह आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। ठीक है, कहा जाता है कि वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। 719 दोहों की सतसई सन 1862 ईस्वी में समाप्त हुई मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। इनकी रचनाएं अगर हम बात करें तो रचनाएं में लिखेंगे कि महाकवि प्रसिद्ध काव्य कृति बिहारी सतसई हैं। इनमें कुल जो है 1719 दोहे संग्रहित हैं। बिहारी सतसई में नीति, भक्ति, श्रृंगार आदि विविध विषयों पर दोहे लिखे गए हैं, लेकिन प्रमुखता श्रृंगार की है। बिहारी सतसई मुक्तक रचना है। इसमें मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं जो है वो विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है, सॉरी। क्लियर है, इतना हो गया आपका। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27वां। देखिए प्रश्न नंबर 27वां है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए श्लोक हम लोग देखते हैं। श्लोक लिखेंगे, देखिए 27वां का कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बस 2 ही लाइन लिखना है, 2 नंबर यहाँ से एग्जामिनर आपको दे देगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28वां। प्रश्न नंबर 28वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर एग्जामिनर देगा आपको। आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 ऑप्शन है, चारों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मैं एक पहले वाला का बता देता हूँ, एक में दूसरे वाले को बता देता हूँ। दोनों को उत्तर बता देता हूँ, 2 नंबर आपको दे देगा। यही एग्जाम में करके आइएगा। देखिए 28वें का पहले वाला का उत्तर है, 28वें का दूसरे वाला का उत्तर है। दोनों बता दिया, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 29वां। प्रश्न नंबर 29वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। 7 नंबर के लिए निबंध है। पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है मेरा प्रिय कवि और चौथा है नारी शक्तिकरण। इन चारों में से किन्हीं एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। मैं आपको मेरा प्रिय कवि पे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग मेरा प्रिय कवि। सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होना चाहिए? प्रस्तावना होना चाहिए। प्रस्तावना में लिखेंगे कि
मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के उन चमकते हुए नक्षत्रों में से एक हैं जिनके प्रकाश से हिंदी जगत अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। यदि काव्यगत विशेषताओं के आधार पर तुलना की जाए तो गुप्त जी ने बहुत कुछ किया है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगा साहित्य का रूप। ठीक है, साहित्य के रूप में लिखेंगे कि गुप्त जी भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनका हृदय देशभक्ति से भरा हुआ था। उनका स्वदेश प्रेम उनके साहित्य में स्पष्ट झलकता है। उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं समाज की झलक दिखती है। गुप्त जी हिंदी भाषा और साहित्य के शिल्पी थे। सरल सुगम हिंदी उनकी कविता का प्रधान गुण है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी विशेषताएं। लिखेंगे प्राचीनता के अनन्य पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीनता का स्वागत करने में किसी से पीछे नहीं रहे। भारत भारती में उन्होंने भारत की तत्कालीन दशा का जो मार्मिक चित्र खींचा है, उसमें भारतीयों को देश के प्रति जागृत करना ही उनका उद्देश्य था। इसके बाद लिखेंगे साकेत में गुप्त जी ने राम का जो रूप प्रस्तुत किया है वो उनकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप है। इनके अतिरिक्त यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुस, अनग आदि गुप्त जी की प्रसिद्ध जो है वो रचनाएं हैं। गुप्त जी ने उपेक्षित कवियों में से सहानुभूति रखी। साकेत और उर्मिला और यशोधरा की यशोधरा भारतीय नारी जीवन की ऐसी ही करुण एवं उपेक्षित प्रतिमाएं हैं। वास्तव में गुप्त जी की काव्य लोक कल्याण की भावना का प्रेरक है। अगली हेडिंग रहेगी व्यक्तित्व। लिखेंगे गुप्त जी का व्यक्तित्व भी उनके काव्य के समान ही सरल और मधुर था। उनमें सरलता, स्नेहपूर्ण, आत्मीयता और विनम्रता थी। यदि उनका हृदय इतना कोमल न होता तो मानव जीवन की सूक्ष्म और कोमल भावनाओं के चित्रण में उन्हें सफलता कैसे मिलती। अगली हेडिंग रहेगी प्रिय होने के कारण। लिखेंगे गुप्त जी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रतिनिधि और लोकप्रिय कवि थे। उन्होंने लगभग 60 वर्ष तक लगातार हिंदी साहित्य को सजाया संवारा और अपने अनेक काव्य रत्नों से उसके भंडार को समृद्ध किया। नारी जीवन की करुणा, देश की दुर्दशा, अस्पृश्यता निवारण, प्रकृति एवं मानव जीवन की भिन्न भिन्न झांकियां उनकी कविता मन मिलती हैं। गुप्त जी हिंदी के ही नहीं भारतीय साहित्य के गौरव हैं। उन्होंने देश की जनता के हृदय सिंहासन पर अपना स्थान बना लिया था। भारतीय संस्कृति और मानवता के ऐसे महान गायक और सबके दधा गुप्त जी मेरे प्रिय कवि क्यों न हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगी उपसंहार। मैंने कहा कि जब भी आप निबंध लिख रहे हो तो कम से कम 7-8 हेडिंग होनी चाहिए उसमें, क्योंकि एग्जामिनर 7 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो उपसंहार लास्ट हेडिंग है। लिखेंगे संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि और एक समाज सुधारक थे। उनमें वह सभी गुण विद्यमान थे जिनके आधार पर उनके लोकनायक होने में किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही। क्लियर है? चलिए, तो प्रश्न नंबर 29 भी यहाँ पे समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 30वां देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30वां क्या है मेरे प्यार बच्चों, कि बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक पत्र, शिकायती पत्र लिखे। 4 नंबर के लिए, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक दिया है, और कि अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो दोनों में से कोई एक ही आपको मेरे प्यार बच्चों करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आप कैसे लिखोगे। 4 नंबर अभी मैं आप लोगों को पक्का कराता हूं। देखिए कैसे। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों आप देखिए 30वें का उत्तर है। सबसे पहले आप डालोगे सेवा में, कामा लगाओगे, कामा के नीचे लिखोगे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, फिर कामा लगाओगे शिमला। इसके बाद लिखोगे विषय, विषय में लिखोगे कि अपने मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। इसके बाद लिखोगे कि श्रीमान जी, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की साफ सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इलाके का कचरा कंटेनर कई दिनों तक सफाई न करने के कारण वह जो है वह निकला है, मतलब बाहर निकल गया है। खराब गंध से निकलने वाली सड़ी हुई सामग्री इस प्रकार आसपास के लोगों को अपनी नाक के आसपास दुपट्टा पहनने के लिए मजबूर करती है। अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही
तो बीमारी फैलने की संभावना रहेगी। हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं, इसलिए हमारा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आज ही कृपया इसे साफ किया जाए ताकि हम जल्द ही एक सामान्य जीवन जी सकें। फिर लिखेंगे कि धन्यवाद सहित, ठीक है। फिर कुछ लोगों का, अपने गांव वाले लोगों का नाम लिख दीजिए, जैसे अप्रमेय, फिर कमल, फिर शिमला, ठीक है। ये शिमला जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एड्रेस का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोगों का आपने हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दीजिएगा, कई लोगों का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका इतना। अब यह जो है पूरा का पूरा सोल्यूशन खत्म, और पूरा का पूरा यह पेपर यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समाप्त हो गया। और यह पेपर आप तैयार कर लो, 801 डी या 100% आपके एग्जाम में बनने वाले हैं पेपर। और अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल में सोल्यूशन मैंने करा दिया है, तो पूरा अच्छे से रीड कर लो एक एक प्रश्न को। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।